ओम प्रकाश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधार बहे जा रहे थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही ओम प्रकाश जी की हालात खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विकास भी जल्दी वापस चला गया था। ओम प्रकाश जी अपनी बहू को कहा, बहू जरा विशाल को फोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। ओम प्रकाश जी के इतना कहने की देर थी कि बहू अनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं तो वो आपके लिए वापस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज करते नहीं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली बातें सुनकर ओम प्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए ओम प्रकाश जी ने अपनी पोती रिया को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। रिया ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही अनीता ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आए। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। अनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कि कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियाँ की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि अनीता ने रास्ते में उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्यों दिख नहीं रहा है कि आपकी उल्टियाँ की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए अनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए ओम प्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन ओम प्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओम प्रकाश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो विकास बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही ओम प्रकाश जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू अनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। ओम प्रकाश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? विकास ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वो कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। जब तुम कल शाम को वापस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने अनीता को दे दी थी। अनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विकास ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। अनीता दौड़कर आई और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विकास उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे थे। विकास ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विकास
चुप हो गया। जब विकास तैयार होकर वापस के लिए निकल गया तो अनीता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाई ना मिलने पर आप मेरी शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर ओम प्रकाश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। भूख के मारे जान निकली जा रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। अनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए ओम प्रकाश जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर अनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर के तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते हैं कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो ओम प्रकाश जी की पुरानी बासी रोटी पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम वापस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विकास ने अनीता को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंख भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए एक नया चश्मा भी बनवा लाना। अनीता ने विकास के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन विकास के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्च लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने विकास से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। ओम प्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धा आश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। ओम प्रकाश जी की पोती रिया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यह बात सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते हो। यह सुनते ही अनीता ने रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दिया और बोली, किसने सिखाया तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद आपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से ओम प्रकाश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वो अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते थे कि वो अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। ओम प्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस चला गया और रिया अपने स्कूल चली गई तो सुनीता भी तैयार होकर अपने किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके ओम प्रकाश जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा।
लेकिन देखते देखते शाम हो गई। रिया भी घर पर आ गई और विकास के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन ओम प्रकाश जी का कोई अता पता नहीं था। और इधर अनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विकास तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। विकास के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोचकर अनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विकास ने उसे ही दी थी। विकास अनीता पर पूरा विश्वास करता था और अनीता भी विकास के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे अनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विकास ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर अनीता से उनके बारे में पूछा। अनीता कांपते हुए बोली, ओह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहीं चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, वो मैं किट्टी पार्टी में गई थी। विकास गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी? अगर मेरे बाबूजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए विकास बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विकास ने बाबूजी के आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने अनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे अनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उससे ना दी जाती थी। यह सुनकर विशाल पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद अनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने अनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी को की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए विकास बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विकास दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफार्म पर ही बैठे हुए थे और लगातार आंसू बहा रहे थे। उन्हें रोता देखकर विकास को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्मस्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विकास भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर ओम प्रकाश जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल के गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि अनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनीता ने आपको जो घाव दिए हैं उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विकास अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो ओम प्रकाश जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। विकास किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही अनीता को देखकर विकास का खून खौल गया। विकास ने अनीता से कोई सवाल नहीं किया और ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिया। आज ये नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर विकास को नहीं रोका। विकास का गुस्सा देखकर अनीता के होश ही उड़ गए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह आज अनीता को नहीं छोड़ने वाला है। यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया,
अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो इनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विकास ने अनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी मां को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के सारे रिश्ते ख़त्म करता हूं। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। विकास ने जो किया वह देखकर अनीता हक्की बक्की रह गई। ओम प्रकाश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह अनीता होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विकास ने अनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। अनीता ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। आज अनीता बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। ओम प्रकाश जी बहू से बोले, बहू जी, विकास मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए हैं, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन अनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय रखकर अनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विकास जैसी औलाद दें। तो दोस्तों, ये जालिम बहू की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे कहानी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।